अस्सलाम वालेकुम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एपिडेमिक एपिडेमोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में इसका इंट्रो पढ़ा था। आज हम इसी को प्रोसीड करेंगे। कुछ ऐसी एपिडेमिक होती हैं जो बहुत कम लॉस जो है वो क्रिएट करती हैं, बहुत कम जो है लॉस उनसे होता है और उनको नेचुरली बैलेंस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वेदर चेंज हो गया तो एक डिजीज़ है जो कि सर्दियों में ज़्यादा असर करती है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका असर जो है वो ख़त्म होता जाएगा। तो वेदर कंडीशंस के साथ नेचुरली भी कुछ डिजीज़ का असर जो है वो ख़त्म होता जाता है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको केमिकल स्प्रेज वगैरह के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। स्प्रे वगैरह टाइमली कर दिया जाए, टाइम टू टाइम करते रहें, मेडिसिन देते रहें, फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहें, तो कुछ ऐसी एपिडेमिक्स होती हैं जिनको उसके थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसी एपिडेमिक्स होती हैं जिनका अटैक सडन होता है और सडन अटैक की वजह से उनको कम करने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं वो ली नहीं जा सकती और वो सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और फिर ऐसी एपिडेमिक्स जो हैं वो प्लांट्स में स्वे काइंड ऑफ डिजीजेज जो हैं वो कॉज कर सकती हैं। कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर हो जाती हैं, जैसे कि रस्ट डिजीज़ जो है वो वीट के ऊपर हो जाती है और वीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड है हम सबके लिए। इसके अलावा ग्रेप डाउनी माइल्ड्यूज, ये डिजीज़, कुछ ऐसी ये डिजीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर होती हैं और फिर इनकी असर की वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज एरियाज तक ये डिजीज़ फैल जाती हैं और फिर जब क्रॉप्स की यील्ड जो है वो लो हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है फार्मर लेवल पर भी और इसके अलावा इकोनॉमिकल लेवल पर भी पूरी कंट्री को इससे सफ़र करना पड़ सकता है। डिजीज़ के फैलने की बहुत से रीजंस हो सकती हैं और जब वो रीजंस कंटिन्यूसली किसी भी डिजीज़ को, किसी भी पैथोजन को मिलती रहती हैं तो फिर वो चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ससेप्टिबल होस्ट प्लांट है, ऐसा प्लांट जिसके अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जिसको डिजीज़ इजीली हो सकती है, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो पैथोजन उसके ऊपर अटैक बहुत इजीली कर सकता है। तो अगर होस्ट जो है वो ससेप्टिबल हो, इसके अलावा जो पैथोजन है वो वायरुलेंट हो, वो बहुत ईजीली जो है वो डिजीज़ को फैला सकता हो, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हों, जिसके ऐसा इन्वायरमेंट हो, ऐसा टेम्परेचर हो, ऐसा पीएच हो तो जिसके अंदर डिजीज़ बहुत इजीली फैल सकती है। तो अगर बहुत सी ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन किसी डिजीज़ को मिल रहा है तो वो फिर एक एपिडेमिक की फॉर्म ले लेती है और बहुत तेज़ी से बहुत ही लार्ज एरिया में फैलती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है एपिडेमिक को कंट्रोल करने में या फिर उसको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल लेके जाने में। जैसे कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके करने की वजह से कोई भी डिजीज़ जो है वो बहुत इजीली और बहुत तेज़ी से फैल सकती है, लेकिन अगर ह्यूमंस जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखें तो डिजीज़ का असर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया तक नहीं फैलता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। तो इस सब में इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पैथोजन कितना ज़्यादा वायरुलेंट है, कितना ज़्यादा जहरीला है, होस्ट कितना ज़्यादा ससेप्टिबल है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के एक एपिडेमिक को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे आजकल अगर एक डिजीज़ फैली हुई है, एक एपिडेमिक है, तो एक पेंडेमिक जो है वो ओवरऑल दुनिया में है तो उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी इस एपिडेमिक की बात की जा रही है कि किस तरह से डिजीज़ जो है वो तेज़ी से फैलती है और क्या क्या रीजन उसको फैलने में हेल्प आउट करते हैं। 3 कंपोनेंट्स जो आपने पढ़े हैं, इन तीनों के कंपोनेंट्स का 3 जो कंपोनेंट हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि पैथोजन कितना ज़्यादा वायरुलेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं और इसके अलावा थर्ड वन आपने यहाँ पे पढ़ा कि होस्ट कितना ज़्यादा ससेप्टिबल है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर एक चौथा कंपोनेंट है जिसका बहुत ज़्यादा असर होता है और वो कंपोनेंट है टाइम। टाइम जो है वो भी इन सब कंपोनेंट्स के साथ डिजीज़ की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपने जो डिजीज़ डेवलपमेंट पढ़ा था उसके अंदर आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको डिजीज़ की डेवलपमेंट आती है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिजीज़ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं।
टाइम इस तरह से इफ़ेक्ट करता है, अगर किसी को ये समझ ना आ रही हो कि किस तरह से टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है डिजीज़ डेवलपमेंट में, तो अगर गौर किया जाए कि ईयर का कौन सा टाइम चल रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, टेम्परेचर आइदर हाई है या लो है। अगर फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ आई है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में असर करती है, तो डेफिनेटली वेदर कंडीशंस उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी फैलने में। इसके अलावा जो होस्ट है उसका जो होस्ट है जिसके अंदर डिजीज़ ने डेवलप होना है, उसकी ग्रोथ सीज़न में कैसी होती है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी किस सीज़न में होती है, आइदर उसमें क्या डिजीज़ आ रही है, प्लांट डेवलपमेंट हो रही है, और प्लांट जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे डिजीज़ भी उनके अंदर फैलती जा रही है। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है या लो है, या फिर रेन जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। वेक्टर कब अपेयर होते हैं? वेक्टर वो चीज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल एक मच्छर है, उसके काटने से एक डिजीज़ एलिमेंट हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो जो मच्छर होगा जो उस डिजीज़ एलिमेंट को हमारे अंदर एंटर करेगा, जो हमें काटेगा तो हमारे अंदर डिजीज़ एंटर होगी, तो वो जो काटने वाला मच्छर है वो वेक्टर होगा। वेक्टर वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए से कोई चीज़ हमारी बॉडी में एंटर होती है। तो वेक्टर जो है उसकी अपीयरेंस का टाइम जो है वो कौन सा है, या फिर जो साइकिल है, जो इन्फेक्शन का साइकिल है वो पर्टिकुलरली सीज़न के किस टाइम में आता है, तो सारी चीज़ें टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो टाइम का डिजीज़ के ऊपर उसके फैलने में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ये सारा जो आप पढ़ रहे हैं ये डिजीज़ डेवलपमेंट के अंदर, एक तो ये एपिडेमोलॉजी में आएगा, सेकेंडली ये डिजीज़ डेवलपमेंट के अंदर भी आ सकता है। अगर आपको डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। और ये चीज़ें साथ साथ जैसे आपने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी हेडिंग्स की थी कॉजेज़ में, तो ये चीज़ें कॉजेज़ के अंदर भी आ सकती हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं डिजीज़ को बढ़ाने में। जिस तरह कल कुछ फैक्टर्स किए थे उसको आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ये टेम्परेचर वगैरह, होस्ट की ससेप्टिबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉज होती हैं डिजीज़ के फैलने की, और फर्दर डेवलपमेंट में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है जो कि फिफ्थ कंपोनेंट है जो डिजीज़ डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में वो कौन सा प्लांट लगा रहे हैं, क्या वो ये देख रहे हैं कि ये प्लांट जो है इस एरिया में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ये क्रॉप्स या नहीं कर सकती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। या फिर प्लांट की रेजिस्टेंस जो है वो किस एरिया में ज़्यादा होगी, या किस टेम्परेचर में ज़्यादा होगी, और कितने प्लांट्स जो हैं वो प्लांट करने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, क्रॉप की कितनी अमाउंट होगी तो वो सेफ अमाउंट होगी, और फसल को लगाने का टाइम कौन सा होगा, कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें फसल को लगाएं तो वो ज़्यादा सेफ होगी, और उस सीज़न के अंदर जो डिजीज़ है उसके डेवलप होने का ख़तरा जो है वो कम होगा। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें, या फिर प्लांट्स की डेंसिटी किस तरह की है, कितना नंबर है उनका, कितने किस रेंज में आप प्लांट्स को लगा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहा जाता है डिजीज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो अगर 3 साइड्स की जाएँ तो उसमें एक साइड पे होस्ट होता है, एक पे पैथोजन, और थर्ड वन पे होता है एनवायरनमेंट, कि ये सब मिल के एक डिजीज़ ट्रायंगल बनाते हैं। और उस ट्रायंगल के सेंटर से एक लाइन गुजरती है, एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि सीधी लाइन होती है, और वो रिप्रेजेंट करती है टाइम को। मीन्स एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल की 3 साइड पे, एक साइड पे होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट होगा। जब वो ट्रायंगल बन जाएगी तो उसके सेंटर से एक लाइन गुजरेगी, एक सीधी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, जिसको नेम दिया जाएगा कि ये शो कर रही है टाइम को। और ह्यूमन जो है वो इसकी पीक को शो करेगा। और इसकी जब ट्रायंगल के सेंटर से एक लाइन गुजर जाती है उसके बाद एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता है, और उसकी जो पीक होगी उसको ह्यूमंस जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वो शो करेगी। और इस टेट्राहेड्रॉन की जो बेस होगी वो ट्रायंगल होगी, जिसपे आपने स्टार्टिंग में 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ होगी, और वो होगी इसकी हाइट। हाइट जो है उसको टाइम रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सेंटर में से जो लाइन गुजरती है वो टाइम को शो करती है। तो इस तरीके से ह्यूमंस जो है वो एक पीक पे पहुंच जाते हैं, और नीचे नज़र आने वाले चारों फैक्टर्स को वो असर करते हैं, और एक पेंडेमिक को या एक एपिडेमिक जो होती है, एक एपिडेमिक को फैलने में हेल्प आउट करती है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे होस्ट फैक्टर्स होते हैं जो कि एपिडेमिक के डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी एपिडेमिक के डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इन फैक्टर्स के आपने नेम देखने हैं। पहले आप होस्ट फैक्टर्स पढ़ोगे, फिर आप पैथोजेनिक फैक्टर पढ़ोगे, और इनके नेम्स आपने मिक्स नहीं करने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में सबसे पहला है लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस, ससेप्टेबिलिटी ऑफ होस्ट, डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ होस्ट प्लांट, उसके अलावा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एज ऑफ होस्ट प्लांट्स। ये सारे के सारे जो फैक्टर आपने पढ़े हैं वो होस्ट फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट नेम्स आपने याद करने हैं पैथोजन फैक्टर्स दैट हेल्प इन या दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक। तो पैथोजन फैक्टर है लेवल ऑफ वायरुलेंस, क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम नियर होस्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, इकोलॉजी ऑफ पैथोजन, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजन। तो ये सारे फैक्टर जो हैं नेक्स्ट आपने याद करने हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एपिडेमिक। इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चर। तो इसमें आपने मॉइस्चर लिख देना है और सिंपली बता देना है कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं डिजीज़ को फैलने में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो असर करते हैं कि किस तरह से कि प्लांट की अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी या नहीं होगी। ग्रोथ स्टेजेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। इसके अलावा कोई प्लांट सक्यूलेंट है या नहीं है, कितना वो जूसी है या किस तरह का मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है, ये सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होस्ट प्लांट की कितनी है, आइदर वो बहुत जल्दी किसी भी एपिडेमिक को एक्सेप्ट कर रहा है या लेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बेस करती हैं। इसके अलावा पैथोजन को भी फैलने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। किस साइड पे जो है वो डिजीज़ फैलेगी, किस तरह से फैलेगी, किस रेट पे फैलेगी, ये सारी की सारी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है विगर। विगर का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, कि ये पैथोजन के सर्वाइवल रेट पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी कितनी तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करता है, कितने वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, किस डायरेक्शन में आकर प्लांट पे अटैक करता है, उसके बाद जब ये डिजीज़ को डिस्पर्स करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे तो कितने देर में करता है, किस तरीके से करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें आता है मॉइस्चर, टेम्परेचर, और इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आती हैं कि ह्यूमन किस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, किस तरह से कल्चर लगा रहे हैं, कौन से कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं डिजीज़ को रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी असरअंदाज करती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। और फिर अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल कंडीशन डिजीज़ को के फैलने में ये सारी हेल्प आउट करती हैं कि किस तरह से डिजीज़ जो है वो एक एपिडेमिक की फॉर्म ले लेगी।